Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have completed problem 2-16. Now we are moving on to problem 2-17. And problem 2-17 states that calculate the difference in the required signal power between two PCM waveforms NRZ and RZ, assuming that each signaling scheme has the same requirement for data rate and bit error probability. Also assume equally likely signaling and that the difference between the high voltage and low voltage levels is the same for both the NRZ and RZ schemes. If there is a power advantage in using one of the signaling scheme, what if any is the disadvantage in using it? So starting off with the basic thing, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है, हमने दो डिफरेंट सिग्नलिंग स्कीम को कंपेयर करना है. सो पहला केस हमारे पास होगा बायपोलर का बायपोलर एनआरजी विच इज़ दिस वन, और दूसरा केस होगा हमारे पास यूनिपोलर आरजी का. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बाकी सब पैरामीटर्स और सब चीज़ें सेम रखते हुए एक जो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल करनी है वो ये कि दोनों केसेस में दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल जो हम 1 और 0 के लिए यूज़ करेंगे उनके दरमियान का गैप ए वोल्ट्स होना चाहिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द बायपोलर केस जहाँ पे हमने बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यूज़ करना है और 0 को डिफाइन करने के लिए नेगेटिव एम्पलीट्यूड यूज़ करना है. सो आई वुड use plus a by 2 for representing binary 1 and minus a by 2 for representing binary 0. Now if I calculate the difference between these two it would be a. तो मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, दैट इज़ कि मुझे दोनों लेवल्स के दरमियान a वोल्ट का गैप रखना है. सो अगर मैं अब एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मेरे पास a by 2 होल स्क्वायर वुड बी द पावर एंड हाफ ऑफ द टाइम जब मेरे पास 1 होगा तो 1/2 ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम मैं पूरे के पूरे पॉजिटिव a/2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो जब मेरे पास 1 है तो a/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वुड बी द पावर दैट आई एम गेटिंग व्हेन आई एम ट्रांसमिटिंग बाइनरी 1 एंड व्हेन आई एम ट्रांसमिटिंग बाइनरी 0 तो इट वुड बी एक्चुअली माइनस a/2. तो माइनस a/2 को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, तो मैग्नीट्यूड दोबारा वही बन जाएगा उसका. सो हाफ ऑफ द टाइम जब मैं 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मेरे पास 1/2 यहाँ पे है और जब मैं 0 ट्रांसमिट करूँ तो 1/2 यहाँ पे. तो ओवरऑल अगर मैं एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ ओवरऑल इस सिचुएशन में तो डैट वुड टर्न आउट टू बी a²/4. अब आ जाए यूनिपोलर केस पे. सो इफ़ आई एम हैविंग यूनिपोलर केस, तो यूनिपोलर केस में मुझे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड चाहिए और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 वोल्ट चाहिए. तो इसका ये मतलब है अगर मैं 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 वोल्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एम्पलीट्यूड यूज़ करता हूँ दैट कुड बी ए, क्योंकि मैंने शुरू में ये बात की थी कि जो रिक्वायरमेंट हमारे पास कि दो वोल्टेज लेवल के दरमियान जो है वो ए वोल्ट्स का गैप होना चाहिए. तो अगर मेरे पास ये 0 लेवल है फॉर बाइनरी 0 तो मैं 1 के लिए यूज़ कर सकता हूँ ए. तो अगर मैं गैप निकालूँ ए और 0 का तो डैट टर्न आउट टू बी ए. और अगर मैं इसी तरह इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करूँ तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये जब मैं 1 ट्रांसमिट करूँगा प्लस 1/2 और जब मैं 0 ट्रांसमिट करूँ तो एक्चुअली मैं कोई भी वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूँ तो आई कैन एक्चुअली पुट 0 है. तो इन दोनों को जब मैं कैलकुलेट करके एवरेज पावर निकालूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी a²/2. Now if I compare a²/4 with a²/2, so a²/2 is basically the larger value और a²/4 is a smaller value. तो a²/4 मुझे ये एडवांटेज ज़रूर देगा कि बायपोलर के केस में, बायपोलर एनर्जी के केस में मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ ये सिचुएशन तो मुझे रिक्वायरमेंट ऑफ पावर जो है वो कम है बिकॉज दिस इज़ a²/4 विच इज़ स्मॉलर देन a²/2. तो अगर मैंने इन दोनों में से कोई एक सिग्नलिंग स्कीम यूज़ करनी है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर तो मैं a²/4 वाली सिग्नलिंग स्कीम डैट इज़ बेसिकली बायपोलर एनआरजी यूज़ करूँगा. और अगर मुझे पावर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं तो मैं इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ. लेकिन एक एडवांटेज जो यूनिपोलर आरजी का है वो ये है कि अगर ऑल्दो इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि मुझे एक पावर सप्लाई चाहिए जिससे मैं बाइनरी 1 के लिए वोल्टेज लेवल जनरेट कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं बायपोलर केस को देखूँ तो मुझे यहाँ पे या तो 2 पावर सप्लाई चाहिए या ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जो मेरे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एम्पलीट्यूड जनरेट कर सके. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बायपोलर केस में देखूँ तो यहाँ पे पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी मुझे ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू
द सेकेंड केस जो कि यूनिपोलर आरजी का केस है. Now moving on to problem 2-18, it says that in year 1962, AT&T first offered digital telephone transmission referred to as T1 service. With this service, each T1 frame is partitioned into 24 channels or time slots. Each time slot contains 8 bits, one speech sample, and there is one additional bit per frame for alignment. The frame is sampled at a Nyquist rate of 8000 samples per second, and the bandwidth used for transmitting the composite signal is 386 kHz. Find the bandwidth efficiency bits per second per hertz for this signaling scheme. So सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम आगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे और T1 लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम उसका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर भी देखेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी एक T1 लाइन पे फ्रेम है उसके अंदर 24 टाइम स्लॉट्स होती हैं और हर टाइम स्लॉट के अंदर 8 बिट्स होती हैं. तो अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो डैट टर्न्स आउट टू बी 192 बिट्स, और साथ इसके एक और एडिशनल बिट अगर मैं डालूँ हर फ्रेम में तो टोटल एक फ्रेम में मेरे पास बन जाएंगी 193 बिट्स. इसका मतलब है कि जब T1 सर्विस या T1 लाइन पे एक फ्रेम ट्रांसमिट होता है तो उसके अंदर 24 इंटू 8 192 बिट्स होती हैं डाटा की, और एक बिट होती है उसकी फ्रेम अलाइनमेंट की. और ये फ्रेम जब हम ट्रांसमिट करते हैं, अगेन सैम्पलिंग हम 8000 सैम्पल्स पर सेकंड पर करें तो सैम्पलिंग रेट हमारे पास मौजूद है. सो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट, और मुझे चाहिए क्या, फाइनली मुझे चाहिए फाइंड द बैंडविड्थ एफिशिएंसी बिट पर सेकंड पर हर्ट्ज. ये क्वांटिटी डिफाइन है बर्नर्स लॉ में भी एक आध जगह शायद मैंने पहले रेफर किया हुआ है. बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज़ बेसिकली योर डाटा रेट आर डिवाइडेड बाय योर बैंडविड्थ. So bandwidth efficiency is basically how much data can I transmit using 1 hertz of my bandwidth. So in principle, if I have data rate in bits per second and I have bandwidth in hertz, so I will get bits per second per hertz. It means how many bits per second can I transmitting using 1 hertz of my given bandwidth. So for this thing I need two quantities. One is bit rate, the other one is the bandwidth. If I look into the question says that I am given the bandwidth of composite signal that is 386 kilohertz. I have the bandwidth, all I need to calculate is the data rate. So data rate is 193 bits per frame multiplied by 8000 frames per second. That will make it 1.544 into 10 to the power 6 bits per second. And if I divide this bit rate 1.544 into 10 to the power 6 divided by 386 into 10 power 3, I will get 4 bits per second per hertz. The last question 2-19, consider that you desire a digital transmission system such that the quantization distortion of any audio source does not exceed plus minus 2% of the peak to peak analog signal voltage. If the audio signal bandwidth and the allowable transmission bandwidth are each 4000 Hz and the sampling takes place at Nyquist rate, what value of bandwidth efficiency is required? So again जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं कि नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/2 पी, वेयर पी इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज. तो यहाँ पी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2%. अगेन एक रिमाइंडर दूंगा यहाँ पे कि 2% को आपने पहले लीनियर स्केल में कन्वर्ट करना है. तो 2% को जब आप लीनियर स्केल में कन्वर्ट करेंगे डैट वो टर्न आउट टू बी 0.02. तो अगर मैं पी की वैल्यू को यहाँ पुट इन करूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल बनेंगे डैट टर्न आउट टू बी लॉग टू द बेस 2 ऑफ 25. तो बेसिकली मुझे अगर इसको पावर ऑफ 2 रखना है तो मुझे 25 से ऊपर जो नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल है वो रखना पड़ेगा. तो बेसिकली नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल अगर मैं 32 यूज़ करूँगा तो मेरे पास बेसिकली 5 बिट्स पर सैम्पल आएंगे. तो इस परस्पेक्टिव से ऑल आई कैन डू इज़ कि मुझे नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 भी रखना है. अगर मैं करूँ इसको कैलकुलेट तो डैट वुड बी इक्वल टू 25. लेकिन मैं 25 क्वांटाइजेशन लेवल इसलिए नहीं ले सकता कि मुझे क्वांटाइजेशन लेवल्स को पावर ऑफ 2 में रखना है. तो अगर मैं पावर ऑफ 2 में रखूँ तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इज़ 32 एंड दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल वुड बी 5 बिट्स पर सैम्पल. अब चूँकि मुझे पता है कि सिग्नल की वोल्टेज, सिग्नल की जो
बैंडविड्थ है दैट इज़ 4000 हर्ट्ज जो कि गिवन है क्वेश्चन में, तो आई कैन और आई हैव टू यूज़ द नाइक्विस्ट रेट, तो इसका मतलब है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वुड बी डबल द वैल्यू ऑफ दिस 4000 हर्ट्ज दैट मेक्स इट 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड। और अगर मैं हर सैम्पल को 5 बिट्स से इनकोड कर रहा हूँ तो डाटा रेट वुड बी 40,000 बिट्स पर सेकेंड। जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है उसकी डेफिनेशन जो हम पिछले क्वेश्चन में देखी वही है R/W। तो मेरे पास R है 40,000 बिट्स पर सेकेंड जो अभी हमने कैलकुलेट की, और बैंडविड्थ है 4000 हर्ट्ज जो कि गिवन है हमें, अलाउएबल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 4000 हर्ट्ज। तो इसका ये मतलब है कि दैट वुड बी 10 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। इसका मतलब है कि आई कैन ट्रांसमिट 10 बिट्स पर सेकेंड इन 1 हर्ट्ज ऑफ द गिवन बैंडविड्थ, एंड यू कैन complete the part B at your own। एग्जैक्टली सेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरे पास ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो 20 किलो हर्ट्ज बन जाएगी एंड अवेलेबल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ स्टिल 4000 हर्ट्ज ही होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट कि मेरे पास data rate would be 200,000 bits per second divided by 4000, that will make it 50 bits per second per hertz। तो अगर मैं इसको पार्ट ए से कंपेयर करूँ तो 10 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज एफिशिएंसी जो है वो ऑल्दो लो है लेकिन अचीवेबल है, एज कम्पेयर टू दिस वन 50 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव दिस bandwidth efficiency। So this is all for the tutorial session। For the next session we are going to start with the digital modulation, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और डिजिटल मॉड्यूलेशन यूज़ किस तरह से होती है, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।